नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसे अपन ने बात की थी कि अपन प्री बीपीएड और एमपीएड का जो सिलेबस है, कंटेंट है, वो यूट्यूब के माध्यम से करवाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्री बीपीएड और एमपीएड के सिलेबस का एक टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसे अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, टाइम बहुत कम है, तो टाइम को देखते हुए मैं आपके लिए जो कंटेंट है वो पीडीएफ के माध्यम से लेकर के आया हूँ। इसको मैं पूरा हाथ से नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि 2 क्लास के अंदर मैं आपकी जो चैप्टर है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रचना विज्ञान और क्रिया विज्ञान कहेंगे, उसको पूरा करवा दूँ। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले पहली बात करते हैं अपन छात्रों रचना विज्ञान के बारे में, जिसे बोलते हैं एनाटॉमी। रचना विज्ञान या एनाटॉमी की बात करते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर के अंगों की बनावट, उनके आकार और उनकी स्थिति का पता लगाते हैं, क्या कहलाती है? रचना विज्ञान या एनाटॉमी कहलाती है। यानी कोई भी ऑर्गन जो है वो बॉडी में कहाँ पर है, क्या उसका शेप यानी आकार है, और उसकी संरचना, संगठन या कंपोजिशन कैसे हो रखा है, इन सब बातों का अध्ययन किसमें करते हैं? एनाटॉमी के अंदर करते हैं। और ये जो वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। उसके बाद अगर बात करूं मैं बात करते हैं कि ये क्वेश्चन 2018 पीटीई एग्जाम के अंदर आ रखा है कि रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी कहलाता है, जिसमें एना का अर्थ है अलग से और टॉमी का अर्थ क्या है? काटना या विच्छेदन करना। जब बॉडी को अलग से काटा गया तब मालूम चला कि कौन सा अंग कहाँ पर है, क्या आकार का है और संरचना उसकी कैसी है, इसकी स्टडी की गई। किसके अंदर की गई दोस्तों? एनाटॉमी के अंदर की गई। तो ये सवाल अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी। और इसके अंदर ये वह शाखा है जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों की क्रिया विधि, फंक्शन का अध्ययन करते हैं कि कौन सा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम काम कैसे करता है, क्या उसकी कार्य प्रणाली है, क्या सिस्टम है उसका अध्ययन किसमें करेंगे भाई? उसका अध्ययन करेंगे अपन फिजियोलॉजी में। इसमें करेंगे फिजियोलॉजी में, उसका अध्ययन करेंगे, जिसे अपन ने क्या बोल दिया? शरीर क्रिया विज्ञान कह दिया। और इसके अंदर कोई बात नहीं है। उसके बाद अपन बात करते हैं व्यायाम क्रिया विज्ञान की। अगर बात करूं मैं तो व्यायाम का अपनी शरीर की क्रिया या फंक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस बात का अध्ययन करते हैं अपन व्यायाम क्रिया विज्ञान में। यानी एक्सरसाइज करने से बॉडी के सिस्टम के ऊपर, मसल्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर, लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का अध्ययन किसमें करते हैं? एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में करते हैं, व्यायाम क्रिया विज्ञान के अंदर करते हैं। प्रशिक्षण अथवा व्यायाम का शरीर के अंगों और तंत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किसमें करते हैं? अपन क्रिया विज्ञान में करते हैं, या इसे क्या बोल दिया? एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कह दिया। क्लियर है? और इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं मानव शरीर की संरचना की बात अगर मैं करूं तो अपन शुरुआत करते हैं सेल से। और अपने को पता है अच्छी तरह से कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे स्मॉल यूनिट जो होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है कोशिका। और शरीर की सेल, कोशिका मिलकर के क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, ऊतक बनाती है। और 2 या 2 से अधिक ऊतक मिलकर के आपका अंग या ऑर्गन बनाते हैं। और 2 या 2 से अधिक अंग अगर किसी एक कार्य प्रणाली को संचालित करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र।
और शरीर के विभिन्न अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है, मानव का शरीर बनता है, ह्यूमन बॉडी। एक बार फिर से, सेल या कोशिका जो है वो सबसे स्मॉल यूनिट है बॉडी की, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक और संरचनात्मक है। कौन सी है भाई, वो है कोशिका है। दो या दो से अधिक कोशिकाएं जब मिलती है, दो या दो से अधिक समान संरचना और समान कार्य कोशिकाएं जब मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ऊतक या टिश्यू कहते हैं। दो या दो से अधिक समान संरचना और कार्य के टिश्यू जब मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे ऑर्गन या अंग कहते हैं। और दो या दो से अधिक अंग जब किसी काम को संचालित करते हैं, किसी कार्य प्रणाली को पूरा करते हैं, उसे अपन ने कह दिया अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम। और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बनाते हैं ह्यूमन बॉडी। तो ये एक जनरल जानकारी थी आप लोगों के लिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद बात करूं मैं सेल के बारे में, तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने जो ये पीडीएफ थी ये पीटीए सेकंड ग्रेड के लिए थी, मैंने बना रखी थी, लेकिन आपके प्री बीपीएड और प्री एमपीएड एंट्रेंस टेस्ट के अंदर इतना सब कुछ जोड़ जाड़ नहीं आता है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट था वो मैंने छांट लिया है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आना चाहिए। तो बात करते हैं अपन, सबसे पहले बात करूं अगर मैं, कोशिका क्या है, मनुष्य की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है भाई, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछते हैं ये कि मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, कोशिका है। ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि हु इज द फाउंडर ऑफ सेल, ह्यूमन सेल, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी के अंदर, ये बात भी नोट करके रखना, मैंने इंपॉर्टेंट बातें ही लिखी है इसके अंदर। तो सेल की खोज किसने की भाई, सबसे पहले डेड सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद ये कुछ फैक्ट है, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछते हैं, कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका से अपन शुक्राणु बोल देते हैं, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जिसे अपन अंडाणु कह देते हैं। हालांकि इस प्रकार का क्वेश्चन पीटीआई के अंदर नहीं पूछते हैं, फिजिकल एजुकेशन में नहीं पूछते हैं, फिर भी क्या पता पूछ ले तो अपन बात को ध्यान रख सकते हैं। शुक्राणु जो सबसे स्मॉल सेल है बॉडी की, और अंडाणु यानी ओवियम जो है वो सबसे बड़ी सेल है बॉडी की। और जब सबसे लंबी लॉन्गेस्ट सेल की बात आती है तो उसे अपन बोल देते हैं तंत्रिका कोशिका, या अपन इसका नाम लिख सकते हैं साइटिका नर्व, जो है वो सबसे लंबी सेल है अपने बॉडी की। उसके बाद ये सवाल वेरी 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 मोस्ट है भाई, ध्यान रखना, ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट है पीटीआई एग्जाम के दृष्टि से, कि स्टडी ऑफ सेल कहलाता है साइटोलॉजी। सेल के लिए साइटो शब्द काम में लेते हैं, ठीक है, और स्टडी के लिए अपन लॉजी शब्द काम में लेते हैं। तो कोशिका का अध्ययन कहला दिया साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहला दिया, ये बात ध्यान में रखनी है, इसको नोट कर लेना। उसके बाद आता है कोशिका झिल्ली, जो अपन अब सेल के अंदर सेल के कौन कौन से अंग है उसकी बात करेंगे। सबसे पहला अंग जो है वो अपन में बात कर लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात करता हूं, सेल मेम्ब्रेन की अपन बात कर लेते हैं। आइए, सेल मेम्ब्रेन, सेल ये मान लो कोई सेल है, और इसके जो चारों ओर का जो आवरण है उसे बोल दिया अपन ने कोशिका झिल्ली कह दिया। क्या काम करती है, किसकी बनी होती है, ये बात ध्यान रखनी है, ये प्रोटीन और वसा की बनी होती है भाई, पहली बात तो। और इसका ये नाम अपने को ध्यान रखना, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछता है कि कोशिका के बाहर का आवरण कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है भाई। क्या काम करती है भाई, बाहर की चार दीवारी बना रही है तो क्या करेगी, सुरक्षा करेगी। ये सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है, यानी सेलेक्टेड चीजों को ही कोशिका के अंदर आने देती है, बाकी चीजों को अंदर प्रवेश नहीं करवाती है। उसके बाद अगला ऑर्गेनेल या कोशिका अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे।
इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये सवाल बहुत बार पूछ लिया। पावर हाउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एनर्जी के लिए इसके पास क्या होता है भाई? इसके पास एटीपी होता है। एटीपी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन दिख रहा है अपने को, ट्राइफॉस्फेट। क्या है, कैसे बनता है, इस बात की जानकारी अभी अपने को आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या बोलते हैं उसे? एटीपी कहते हैं। जो कहाँ अटैच रहते हैं सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर रहते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली अगर मैं बात करूं तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की मैं बात कर लेता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका क्या इसका कार्य होगा कि कोशिका के हर हिस्से में क्या पहुंचाना? ऊर्जा पहुंचाना। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। और ये सेल का क्या है? ब्रीथिंग सेंटर है, श्वास केंद्र है। अगली बात करते हैं, ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद बात करते हैं, इस पर ऊर्जा के पैकेट्स, जिन्हें क्या नाम दिया अपन ने अभी? एटीपी पैकेट्स होते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम लिखा हुआ है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करता हूं मैं, एटीपी एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में होता है और ऊर्जा परिवर्तनों में मुख्य भूमिका निभाता है। तो अपन ने जो माइटोकॉन्ड्रिया को अपने संज्ञा दी है पावर हाउस ऑफ सेल, वो गलत नहीं दी है। उसके बाद बात करता हूं मैं राइबोसोम के बारे में, और बहुत ही अच्छी बात है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइबोसोम को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। उससे पहले इसकी खोज जो है वो एमिल पेलेड ने करी थी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने अटैच कर दी है। क्या बोलते हैं इसे? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं सेल की। कोशिका का इंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोसोम क्या काम करता है भाई? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसे सेल की आणविक मशीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आणविक मशीन कहते हैं। राइबोसोम जो है वो कहाँ होता है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका की जो रफ सरफेस होती है उसके ऊपर लगा होता है। कौन? आपका राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो सरफेस होती है, एक रफ सरफेस और एक स्मूथ सरफेस यानी चिकनी सतह। तो रफ या खुरदरी सतह पर कौन होता है भाई? आपका राइबोसोम होता है। क्या काम करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसीलिए क्या बोलते हैं उसे? प्रोटीन की फैक्ट्री कह देते हैं। ये फैक्ट अपने को याद में होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूं लाइसोसोम की, मैं बात करूंगा यहाँ पर, और इसे दो तीन सवाल पूछते हैं इसके बारे में। इसे कोशिका का सुसाइड बैग कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मुख्य कार्य क्या है? भोजन में आए जो बड़े कण हैं, बड़े मॉलिक्यूल है, उन्हें तोड़ता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? सेल का डाइजेस्टिव बैग कहते हैं, पाचन बैग भी कहते हैं। और ये क्या काम करता है? जीवाणु को नष्ट करता है। छोड़ो इस बात को, ये कभी कभी स्वयं अनकंट्रोल होकर संपूर्ण कोशिका का क्या कर लेता है भाई? पाचन कर लेती है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहते हैं। ये सवाल जनरल साइंस के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि सेल का सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ये फैक्ट अपने को याद रखना है। पाचन बैग और सुसाइड बैग अपने को याद रखना है। पाचन बैग क्यों कह दिया? क्योंकि ये भोजन में आए बड़े कणों को तोड़ता है, पचाता है, इसलिए बोल दिया। अब आती है बात अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात अपन ने कर ली थी।
कि केंद्रक के पास होती है और क्या होती है इसके अंदर भाई, डबल सरफेस होती है। क्या होती है? डबल सरफेस होती है इसके ऊपर। और मैंने ये बात की थी कि एक तो हो गई चिकनी और एक हो गई खुरदरी, स्मूथ और रफ हो गई। जो उसकी चिकनी सतह है उसके ऊपर आप क्या देखेंगे कि ये वसा को कंट्रोल करती है, संचालित करती है। और इसकी रफ सरफेस के ऊपर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। उसके बाद बात करें, अगला सवाल सेंट्रोसोम की बात करते हैं। एक ही सवाल बनता है सेंट्रोसोम का कि ये कोशिका विभाजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल डिवीजन का कार्य कौन करता है? तारक का या सेंट्रोसोम करता है। और सेल डिवीजन की दो प्रोसेस है, माइटोसिस और मियोसिस। वो अपने सिलेबस की बात यहाँ पर नहीं है। सवाल पूछेंगे कि कोशिका विभाजन कौन करता है? तारक का या सेंट्रोसोम करता है। अगली बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉय या गोल्जी एपरेटस कहते हैं इसको। और इसकी खोज जो है वो कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई है। इसका मुख्य कार्य क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना, सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन की पैकेजिंग करता है। ये कौन है? गोल्जी का ये गोल्जी बॉडी। और क्या करता है? ये ग्लाइकोजन को प्रोटीन के अंदर मॉडिफाई करता है और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। तो किसकी बात कर रहे हैं अपन? गोल्जी बॉडी की बात कर रहे हैं। इसका विशेष सवाल नहीं बनता है। सवाल हो गया कि क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर दिया, प्रोटीन की क्या करता है? पैकेजिंग करता है, और ग्लाइकोजन यानी कार्बोहाइड्रेट को ये प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक भाई। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कोशिका द्रव्य की, बात मैं जरूर करूंगा आपको। की बात करते हैं, जैसे मान ली कि ये सेल है, ये सेल है, ये सेल के बाहर उसकी झिल्ली आ गई, कोशिका झिल्ली, जो क्या कर रही है? उसको सिक्योरिटी दे रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस यानी केंद्रक हो गया। अब कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो भी गाढ़ा द्रव्य है उसे अपन ने बोल दिया कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। क्या बोल दिया? साइटोप्लाज्म। इसी द्रव्य के अंदर सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। पानी पी लेते हैं, एक मिनट। इसी के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, वैक्यूलस, सारे के सारे इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहते हैं। और शरीर की समस्त रासायनिक क्रियाएं, चाहे पाचन हो, उत्सर्जन हो, सारी की सारी क्रियाएं कहाँ होती है भाई? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। और कोई सवाल नहीं बनता है। सवाल बनता है कि ये होता कहाँ पर है? ये होता है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य होता है। कहाँ होता है भाई? केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। ये सेल रही, सेल मेम्ब्रेन रही, ये केंद्रक रहा, इसके बीच में कौन सा लिक्विड है? कोशिका द्रव्य है। उसके बाद में अगर बात करूं तो न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। केंद्रक की बात अभी अपन ने कर रखी है, उसकी बात एक बार फिर से मैं कर लेता हूं। समय अपने पास कम है इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूं, इसीलिए अपन पीडीएफ के अंदर बात कर रहे हैं। अपन ने ये लो सेल की बात कर ली और अपन ने कहा सेल के बीच में एक अंडाकार संरचना होती है जो क्या काम करती है? कोशिका के समस्त कार्यों को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। इसीलिए इसे कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहते हैं। और इसकी खोज इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी और कोई सवाल विशेष नहीं बनता है। उसके बाद बात करते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की बात करते हैं, जो कहाँ होते हैं?
जो आपके न्यूक्लियस के अंदर लंबे लंबे सूत्र होते हैं, लंबे लंबे सूत्र होते हैं, जिन्हें क्या बोल दिया अपन ने, गुणसूत्र कह दिया। क्या बोल दिया? गुणसूत्र बोल दिया। हालांकि ये सेल डिवीजन से पहले क्रोमेटिन जालिका के रूप में होते हैं और सेल डिवीजन के समय ये गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। सवाल यहाँ से पूछेंगे आपसे कि एक मनुष्य की सेल में 23 जोड़ी क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र जो है वो अलैंगिक होते हैं। और लैंगिक माने जो गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है कि पुत्री होगी या पुत्र होगा, वो होता है भाई आपके एक जोड़ी गुणसूत्र। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक ह्यूमन सेल, एक सेक्स सेल में कुल 23 जोड़ी क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी तो अलैंगिक होते हैं और एक जोड़ी जो होता है वो लैंगिक गुणसूत्र होता है। और ये सवाल पूछा गया बहुत बार कि आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई को कहते हैं जीन्स। क्या कहते हैं भाई? जीन्स कहते हैं, जो इन्हीं गुणसूत्रों के अंदर पाए जाते हैं। और इसके बाद जो है वो मेरे हिसाब से सेल में कोई सवाल नहीं बचा है। एक बार देख लेते हैं अपन, बचा है बिल्कुल। एक अपन प्रोटोप्लाज्म की बात जरूर करेंगे, कर लेते हैं। ये लीजिए, चलिए अपन ने अभी जस्ट सेल की बात की थी क्या? ये लो फिर से एक बार देता हूँ सेल। ये सेल, ये अपन ने इसके अंदर डाल दिया अपन ने केंद्रक, ये अपन ने डाल दी इस कोशिका की झिल्ली, डाल दी। ये अपन डाल दी केंद्रक झिल्ली। अपन ने क्या बात की थी? ये अपन ने लिक्विड की बात की थी क्या भाई? क्या बोला इसको? इसको अपन ने कह दिया था साइटोप्लाज्म। क्या कह दिया था? साइटोप्लाज्म कह दिया था। केंद्रक के अंदर जो लिक्विड होता है, जो केंद्रक झिल्ली के अंदर होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं भाई? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच को बोल दिया अपन ने साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक के अंदर लिक्विड है, गाढ़ा द्रव्य है, उसे अपन ने बोल दिया केंद्रक द्रव्य। और इन दोनों को संयुक्त रूप से, यानी पूरी की पूरी सेल में जितना भी लिक्विड है, उसे अपन क्या बोल देंगे? प्रोटोप्लाज्म या जैव द्रव्य कह देंगे। और ये बात लिखी हुई है कि सेल के अंदर स्थित समस्त द्रव्य को क्या कहते हैं? द्रव्य क्या बोलते हैं भाई? जैव द्रव्य कहलाता है। और सबसे पहले जो खोज है वो साथियों डुजार्डिन ने की थी। किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी मैं अपन ने इस बात को यहाँ लिखा है। किसने खोज की थी? डुजार्डिन ने खोज की थी। लेकिन नामकरण किसने दिया? पुरकिंजे ने नाम दिया। किसने दिया भाई? पुरकिंजे ने। और प्रोटोप्लाज्म के बारे में जूलियस हक्सले कहते हैं कि ये जीवन का भौतिक आधार है, यानी इसके बिना जीवन संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर आते हैं भाई। ये सवाल एग्जाम पूछा गया है कि मानव शरीर के अंदर जल की मात्रा कितनी होती है। अभी हाल ही के अंदर पीटीआई वैकेंसी 2022 में सवाल पूछा गया था और बोर्ड का जो आंसर था, जो ऑप्शन था भाई, वो था 65 से 75%। यही ऑप्शन बैठ रहा था। तो अपन ने लिखा है 60 से 70% जो है वो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो दोनों ही बात ध्यान रखनी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को आंसर करना है भाई, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन टॉपिक नंबर 2, टिश्यू के ऊपर आते हैं, उत्तक के ऊपर आते हैं। और उत्तक के अंदर आज से आज तक 2-4 परंपरागत सवाल ही पूछे गए हैं और सवाल नहीं पूछते हैं। सवाल कौन से थे? बात करते हैं। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अपन ने पढ़ा सेल का अध्ययन साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहलाया था। यही बात की थी कि अपन ने
और उत्तक का अध्ययन कहला दिया हिस्टोलॉजी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात करते हैं दो या दो से अधिक समान संरचना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। समान संरचना की कोशिकाएं जिनका कार्य भी क्या होता है, समान होता है। ये बात लिखता हूं इधर से, समान तो क्या होनी चाहिए, संरचना होनी चाहिए भाई, और समान ही क्या होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। किनका, कोशिकाओं का। जब दो या दो से अधिक समान संरचना और समान कार्य की कोशिकाएं मिलती है तो क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। ये बात अपने को ध्यान में होनी चाहिए। आई होप कि साथ साथ नोट डाउन आप लोग कर रहे हैं। अगली बात करता हूं मैं, पीडीएफ में डाल दूंगा भाई, कोई चिंता की बात नहीं है। पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल जो फिजिकल कल्चर बाय रमेश सर के नाम से ही है टेलीग्राम के ऊपर, उस पर डाल दूंगा आज ही मेरे हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। इस बात का सारांश अपन ने लिखा है कि दो या दो से अधिक समान संरचना और समान कार्य जब कोशिकाएं मिलती है तो क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। फिर बात करता हूं उत्तक के निर्माण में कोशिकाएं जब आपस में इंटरसेलुलर सब्सटेंस के द्वारा क्या होती है भाई, जुड़ी रहती है। जब वो सेल्स जो है वो इंटरसेलुलर जो सब्सटेंस होता है, जैसे मैट्रिक्स बोलते हैं, उसके द्वारा जुड़ी रहती है। ये सवाल आपके शायद नहीं पूछेगा, इस बात को आप छोड़ देना। उत्तक के कितने प्रकार होते हैं भाई, 4 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला प्रकार कौन सा है, उपकला उत्तक। इसे अपन एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, क्या बोलते हैं भाई, एपिथेलियल, यूं लिख देना भलाई, टिश्यू कहते हैं। और इसका एक ही सवाल बनता है कि ये उत्तक क्या काम करता है। ये उत्तक जो है वो आपके शरीर को, आपके अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी ये आपके अंगों को, ये संरचनाओं को ढकने का काम करता है, ढकता है भाई ये, ठीक है। कहाँ होता है इसकी बात मैं जरूर करूंगा, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा इस बात को। सवाल क्या पूछा गया इस उत्तक के बारे में कि वह उत्तक जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, संरचनाओं या अंगों को क्या करता है, आवरण प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे एपिथेलियल या उपकला उत्तक कहते हैं। ये उत्तक हमारे शरीर की त्वचा, स्किन, आंतरिक खोखले अंगों की दीवारों तथा रक्त वाहिनियों, गुहाओं का निर्माण करते हैं। जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं जो खोखले हैं, जिनमें कैविटी है, उनकी आंतरिक और बाह्य जो दीवार है वो किस उत्तक की बनी है भाई, एपिथेलियल की बनी है। क्यों, अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से ये क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या बनाता है, आवरण बनाता है। तो ये हार्ट की बात कर ले तो हृदय की जो 3 परतें होती है, बाहरी परत एपिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम और अंदर वाली एंडोकार्डियम। तो बाहरी परत और आंतरिक परत दोनों ही किसकी बनी होती है भाई, उपकला उत्तक की बनी होती है। डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे अपन इसकी। लिखा है ये उत्तक क्या करता है भाई, आवरण प्रदान करता है। उसके बाद बात करूं अगर मैं, मुख्य कार्य क्या है, ये शरीर की क्या करता है भाई, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और क्या करता है, इस बॉडी में कई जगह आंतों के अंदर क्या करता है, अवशोषण करता है। छोटी आंत के अंदर ये उत्तक जो है वो क्या करता है भाई, अवशोषण का कार्य करता है। ये बात अपने को याद नहीं रखनी है, क्या रखनी है, सुरक्षा प्रदान करता है या आवरण प्रदान करता है, इतनी सी बात अपने को याद रखनी है। अगली बात करूंगा संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू की बात करूंगा भाई। और यहां से एक सवाल पक्का पूछ लेते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। सवाल क्या पूछते हैं, नाम से स्पष्ट है, कनेक्ट करता है, किसे करता है, 2 या 2 से अधिक उत्तकों, संरचनाओं और अंगों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। कौन सा उत्तक भाई, संयोजी उत्तक संयोग करवाता है, कनेक्शन करवाता है।
तो शरीर की 2 या 2 से अधिक संरचनाओं, ऊतकों या अंगों को जो ऊतक जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयोजी ऊतक कहते हैं। सभी संयोजी ऊतक जेली जैसी लसदार चिपचिपे पदार्थ से बने होते हैं, जिसे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये बात अपने को याद नहीं रखनी है। प्री बीपीएड और एमपीएड के एग्जाम में इस तरह की बात नहीं पूछी जाएगी। ये बात ध्यान रखना कि सबसे अधिक मात्रा में जो ऊतक होते हैं वो कौन से ऊतक होते हैं भाई? संयोजी ऊतक होते हैं। बॉडी में सबसे अधिक अगर ऊतक कोई है तो कौन से हैं? संयोजी ऊतक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है। कौन सी बात? रक्त जो है वो खुद एक ऐसा ऊतक है भाई, संयोजी ऊतक है। कैसा? रक्त किस फॉर्म में होता है? रक्त तरल फॉर्म में होता है, तो तरल संयोजी ऊतक। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है रक्त। हड्डी या अस्थि बोलते हैं अपन, बोन। बोन खुद एक ऐसा ऊतक है, संयोजी ऊतक। बोन किस रूप में होती है? हार्ड या सख्त रूप में होती है, तो सख्त संयोजी ऊतक, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद बात करता हूं उपास्थि, जैसे क्या बोलते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। ये हड्डी का अल्प विकसित रूप होती है, पूर्णतः डेवलप नहीं होती है, पूर्णतः इसका ओसिफिकेशन नहीं हो रखा होता है। ये मुलायम होती है, नरम होती है, तो क्या कह दिया? नरम संयोजी ऊतक कह दिया। तीनों ही कैसे ऊतक है भाई? संयोजी ऊतक है। और इन तीनों के बारे में बहुत बार बोर्ड ने सवाल पूछ लिया है। रक्त जो है वो तरल संयोजी ऊतक, हड्डी जो है वो सख्त संयोजी ऊतक, और उपास्थि जो है वो नरम संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल है। ये बात अपने को ध्यान में होनी चाहिए। सवाल इसी रूप में पूछते हैं भाई। उसके बाद बात करूंगा कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट थोड़े कम है, लेकिन इनमें 2-3 मैंने बाद में लिखे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरियोलर की बात अगर मैं करूं तो ये क्या करता है भाई? मांसपेशी को त्वचा से जोड़ता है। अपन ने बात की ना, जो जोड़ता है वो संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो मसल और स्किन के बीच में कौन सा ऊतक होता है? एरियोलर ऊतक होता है। ये ऊतक आपके 2 मांसपेशियों को भी आपस में बांध के रखता है। इन मसल्स के अंदर भी कौन सा ऊतक होता है? ये ऊतक होता है एरियोलर। उसके बाद बात करते हैं लिम्फोइड टिश्यू, जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र के अंदर होता है, टॉन्सिल में है, स्प्लिन में है, जो क्या काम करता है भाई? आपकी बॉडी क्या इम्यून सिस्टम बनाए रखने का काम करता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भले याद मत रखना आप। उसके बाद ये दोनों चीजें वेरी 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 मोस्ट है। ये सवाल मान लो कि एग्जाम में आ गया, छप गया एग्जाम में भाई, और आपको सही करना है, कर लेंगे? अभी करेंगे। क्या नाम दे रखा? लिगामेंट, इंग्लिश में ही याद रखना है। क्या करता है? 2 बोन्स को आपस में डिवाइड करता है। ये क्या है भाई? 2 हड्डियां है, 2 हड्डियां है, और इन दोनों बोन्स को कनेक्ट कौन करेगा? कौन करेगा? इन दोनों बोन्स को जो कनेक्ट कर रही है ना ये संरचना, ये पतली संरचना, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही बोलते हैं लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। जोड़ रहा है संरचनाओं को, तो कैसा ऊतक है? संयोजी या कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद नाम आया है टेंडन। क्या नाम है? टंडन नहीं है, टंडन तो वो है रवीन्द्र टंडन। ये क्या है भाई? टेंडन ऊतक आ गया है। पता है अपने को कि जितनी भी हड्डियां हैं उनके ऊपर क्या लगी हुई है? मांसपेशी जुड़ी है कि नहीं है भाई? तो मांसपेशी जहां किनारे के ऊपर हड्डी से जुड़ी होती है, उस मसल के किनारे या छोर को क्या कहते हैं? टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लिखा हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक। ये बोन है, ये मसल है, और जो यहाँ उसको कनेक्ट कर रहा है, इसका छोर, एंड पॉइंट, उसे अपन ने क्या बोल दिया? टेंडन बोल दिया। तो हड्डी का जोड़ किसके साथ? मांसपेशी के साथ, कहलाया टेंडन। हड्डी का जोड़ किसके साथ? हड्डी के साथ, कहलाया लिगामेंट। दोनों ही ऊतक कैसे हैं भाई?
दोनों ही संयोजी उत्तक के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा फाइबर्स उत्तक की बात करूंगा। ये भी कैसे उत्तक हैं भाई, ये भी कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है, जो क्या करते हैं, अपन ने देखा होगा अचल संधियां पढ़ते हैं अपन, पेन लेना पड़ेगा, अपन पढ़ते हैं ना इमूवेबल जॉइंट्स पढ़ते हैं, जो अपने खोपड़ी के अंदर है, जो टांकिनुमा संरचना होती है। तो अचल संधियों को जैसे फ्रंटल बोन को पैराइटल बोन के साथ कौन जोड़ता है भाई, फाइबर जोड़ता है। ये आपकी फ्रंटल बोन है, ये आपकी पैराइटल बोन है। इन दोनों के बीच में जो जोड़ है किसका बना है, फाइबर्स का बना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं अपन इसको। तीसरी बात करता हूं मांसपेशीय उत्तक या मस्कुलर टिश्यू की। वे उत्तक जो मांसपेशियों का निर्माण करते हैं मांसपेशीय उत्तक कहलाते हैं। आपकी मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है। तो आपके मांसपेशीय उत्तक भी कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे, जो मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। कौन कौन से हैं, बात करते हैं। ये लीजिए, आ जाइए। पहला उत्तक जो है उसका नाम है ऐच्छिक मांसपेशीय उत्तक। जब मसल्स पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में जरूर चर्चा करूंगा। ऐच्छिक मांसपेशीय उत्तक, ऐच्छिक का मतलब होता है जो हमारी इच्छा से काम करती है, मसल्स जो आपकी हड्डियों के ऊपर जुड़ी हुई है, जिनसे अपन काम करवाते हैं, उन्हें अपन ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। तो जो उत्तक ऐच्छिक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं उन्हें कह दिया ऐच्छिक मांसपेशीय उत्तक या वॉलेंट्री मसल टिश्यू। वे उत्तक जो हमारे शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं ऐच्छिक मांसपेशीय उत्तक कहलाते हैं। रंग कैसा होता है इनका, लाल होता है, क्योंकि हड्डियों के ऊपर होते हैं और इनके ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज है वो मौजूद रहती है। ये कैसे होते हैं भाई, धारीदार होते हैं। इनके ऊपर क्या बनी होती है, इन मांसपेशियों के ऊपर क्या बनी होती है भाई, धारियां बनी होती है। क्या बनी होती है, धारियां। तो इन्हें क्या बोल दिया, रेखित मांसपेशियां या धारीदार मांसपेशियां भी कह दिया अपन ने। सवाल बनता है यहाँ से कि इनका रंग लाल होता है, इनके ऊपर धारियां या रेखाएं बनी होती है। ये मांसपेशियां सीधी जुड़ती है कहाँ से भाई, हड्डियों से जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें कौन सी मांसपेशियां कहते हैं, कंकालीय मांसपेशियां कहते हैं। कंकाल तंत्र से जुड़ने के कारण इन्हें क्या बोल दिया, कंकालीय मांसपेशियां कह दिया। अगली बात करूंगा, अगली बात करते हैं अनैच्छिक मांसपेशीय उत्तक। ऐच्छिक तो अपनी इच्छा से काम कर रहा था भाई, अपन काम करवा रहे थे। अनैच्छिक का मतलब क्या हो गया, जिनके ऊपर अपना जोर नहीं चलता, ये अपने हिसाब से ही काम करती रहती है। और ऐसी जो मांस उत्तक होते हैं वो कहाँ होते हैं, लिखा मिलेगा कहीं अपन को, आंतरिक अंगों में। कहाँ होते हैं भाई, जितने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है, चाहे आपके लंग्स ले लो, चाहे किडनी ले लो, चाहे लीवर ले लो, स्टोमक ले लो, ठीक है, ये जो अंग है वो अपने हिसाब से काम करते हैं भाई, अपना इनके ऊपर कोई जोर नहीं चलता है। तो इसीलिए क्या बोल दिया इसको, अनैच्छिक मांसपेशिया या अनवॉलेंट्री मसल टिश्यू कह दिया। रंग कैसा होता है, सफेद, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज नहीं होती है। कैसी होती है भाई, ये एकदम चिकनी या सपाट, जिसे बोलते हैं स्मूथ। क्या बोलते हैं, स्मूथ कहते हैं, स्मूथ मसल कहते हैं भाई। सवाल पूछा गया था ये शायद 2022 पीटीई एग्जाम में कि कौन सी मांसपेशियों को स्मूथ मसल कहते हैं, इस मांसपेशियों को बोलते हैं भाई अनैच्छिक मांसपेशियों को। तो जो उत्तक आपकी अनैच्छिक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनैच्छिक मांसपेशीय उत्तक कहते हैं। अगली बात करूं मैं अगर, तो तीसरी बात करता हूं मैं हृदय मांसपेशीय उत्तक की बात करता हूं। अब आप कहेंगे कि सर हृदय भी तो आपका आंतरिक अंग ही है, तो इसको अपन अलग क्यों लिया। भाई हृदय की जो मसल्स होती है उनकी संरचना जो होती है वो अलग होती है, वो अलग ही होती है। तो उनमें फाइबर्स होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, वे उत्तक जो हृदय की मांसपेशियों का निर्माण करते हैं हृदय मांसपेशीय उत्तक कहलाते हैं। 3 प्रकार उत्तक पढ़े अपन ने। ऐच्छिक मांसपेशीय उत्तक जो ऐच्छिक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं,
अनैच्छिक मांसपेशीय ऊतक जो अनैच्छिक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। और तीसरा है हृदय मांसपेशीय ऊतक। इन मांसपेशियों का रंग कैसा होता है भाई? लाल। क्यों होता है? क्योंकि इन्हें रक्त की आपूर्ति होती है। किसके माध्यम से? कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से होती है। क्या? जो कोरोनरी धमनी है उसके माध्यम से क्या होती है? रक्त की आपूर्ति इन्हें होती रहती है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, इनके ऊपर भी क्या होती है? धारियां बनी होती है। मैंने कहा अलग है तो अलग इस प्रकार से है कि इनकी संरचना भाई कैसी लग रही है आपको? क्या इनकी संरचना जो है वो ऐच्छिक मांसपेशियों की तरह है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन ये काम कैसे करते हैं? लिखा है संरचना की दृष्टि से तो कैसे हैं ये? ऐच्छिक ऊतक है। और कार्य की दृष्टि से ये कैसे हैं? अनैच्छिक होते हैं। और ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट। हृदय की जो दीवार होती है उसमें 3 परत होती है, 3 लेयर होती है। और सबसे बाहरी होती है लेयर, उसे अपन ने बोल दिया एपिकार्डियम। क्या बोल दिया? एपिकार्डियम कह दिया। मध्य में जो होती है उसे अपन ने बोल दिया मायोकार्डियम, ये लिखा हुआ है। और सबसे जो अंदर होती है उसे अपन ने बोल दिया एंडोकार्डियम। ये बात ध्यान रखनी है अपने को। क्यों रखनी है? मैंने बात की थी कि किसी भी खोखले अंग की बाहरी और भीतरी दीवार कौन बनाते हैं? एपिथेलियल ऊतक या उपकला ऊतक बनाते हैं। तो क्या प्रदान कर रहे थे? उसका आवरण प्रदान कर रहे थे। तो इसकी बीच वाली परत है वो इसकी मायोकार्डियम, उसे क्या कहते हैं? हृदय की मांसपेशी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मसल कहते हैं। बाहर और अंदर तो क्या है? ऊतक है, उपकला ऊतक है। और बीच वाली जो परत है उसे मांसपेशी कह दिया अपन ने। उसके बाद उतार लिया होगा मेरे सब साथ साथ आप लोगों ने। वीडियो को पॉज कर लेना, आराम से उसको उतार लेना। आपके पास दिन पड़े हैं, अभी पढ़ सकते हैं इन्हें आराम से आप। लास्ट है तंत्रिका ऊतक। शरीर का वह तंत्र जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतकों से बनता है। और तंत्रिका ऊतक जो है वो तंत्रिका कोशिकाओं से बनते हैं, नर्व सेल से बनते हैं। और अपन ने बात की थी सबसे लंबी जो सेल होती है बॉडी की वो नर्व सेल होती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती है। क्योंकि उन्हें बॉडी में सूचनाओं को ट्रांसफर करना होता है। देखें कि तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का ऊतक का निर्माण करती है, जो बाहरी संवेदनाओं तथा उद्दीपनों को ग्रहण करती है। बाहर से कोई संवेदना स्टिमुलस आया है उसे ब्रेन तक कौन लेकर जाएगी? नर्व सेल लेकर के जाएगी। और यहां से सवाल 2 प्रकार के पूछते हैं, 2 प्रकार सवाल पूछते हैं कि एक होता है डेंड्रॉइड संरचनाएं, एक होती है एक्सोन संरचनाएं। जो संरचनाएं संदेश ग्रहण करती है अर्थात संवेदनाओं को कोशिका काई सेल बॉडी की तरफ लेके जाती है उन्हें बोल दिया अपन ने डेंड्रॉइड। और वे संरचनाएं जो संदेश छोड़ती है यानी संवेदनाओं को सेल बॉडी कोशिका काई से दूर लेके जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? उसे एक्सोन कहेंगे। क्या बोलेंगे? उसे एक्सोन कहेंगे। ये जो सेल बॉडी है आपकी, सेल बॉडी की तरफ संरचनाएं कौन लेकर के आ रही है? कौन लेकर के आ रही है? ये लेकर के आ रही है आपकी डेंड्रॉइड। वापिस इस सेल बॉडी से संरचनाओं से सेल बॉडी से संदेश दूर कौन लेके जा रही है? इसे बोल दिया आपने एक्सोन। क्या बोल दिया? एक्सोन, जो आपके संदेश को दूर लेकर के जा रही है। ठीक बात है। सवाल इसी रूप में पूछेंगे आपसे कि वह संरचनाएं, वह ऊतक
जो संदेश को सेल बॉडी से दूर लेके जा रही है उसे बोल देंगे अपन एक्सॉन। वे संरचनाएं जो सेल बॉडी की तरफ लेके जा रही संरचना संदेश को उसे बोल देंगे अपन डेंड्रोइड कह देंगे। बात यहीं खत्म होती है। उसके बाद बात करता हूं मैं कंकाल तंत्र की बात अपन करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ा सा अपने को फैक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, टाइपिंग एरर हो गया। स्केलेटल सिस्टम की बात अगर मैं करता हूँ तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं भाई? 206 हड्डियां होती है। और ये सवाल एक बार आया था पीटी एग्जाम 2013 के अंदर और उसमें आंसर क्या माना गया था? 213 से अधिक माना गया था। ये ऑप्शन में नहीं था और पूछा कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है और ऑप्शन नहीं सेट हुआ था, 213 से अधिक हुआ था। हालांकि बच्चों के अंदर हड्डियां जो है वो 300, 280, 70 वो विकास के क्रम के अंदर कम होती जाएगी, जुड़ जाएगी आपस के अंदर। और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां ही रहती है। उसके बाद अगर बात करूं एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्या करना है अपने को? 206 हड्डियां ही करना है। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाएगा भाई? ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। ये सवाल आ रखा है बहुत बार, क्योंकि हड्डियों के लिए अपन ऑस्टियो वर्ड काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? क्या लेते हैं भाई? ऑस्टियो वर्ड काम में लेते हैं। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहला दिया? ऑस्टियोलॉजी कहला दिया। और हड्डियों में जल होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। लेकिन हड्डियों के अंदर मुख्यतः क्या होता है? सवाल पूछा गया है भाई, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। किस रूप में? कैल्शियम फॉस्फेट। किस रूप में? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। कैल्शियम और फास्फोरस दो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं। ये सवाल पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, ये लगा लें इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों को पहले याद करना है, फर्स्ट राउंड में याद करना है, उन्हें तवज्जो देनी है भाई। अच्छा, हड्डियां जो लचीली होती है, बच्चों की हड्डियां होती है, किस कारण से होती है? कार्बनिक पदार्थों के कारण। और जो वयस्क अवस्था में हड्डियां कठोर होती है, किस कारण से होती है? अकार्बनिक पदार्थ यानी मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, इनके कारण होती है। तो ये बात जानकारी के लिए थी। सवाल पूछ सकते हैं कि हड्डियां कठोर क्यों होती है? अकार्बनिक पदार्थों के कारण। लचीली क्यों होती है? कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनके कारण होती है। उसके बाद ये सवाल शायद पूछे, नहीं पूछे, हड्डी का जो बाहरी भाग होता है, जो हड्डी का भाई कौन सा भाग होता है? हड्डी का जो ये बाहरी भाग है ना, ये वाला आवरण, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं पेरिओस्टियम। क्या कह लेंगे? पेरिओस्टियम कहते हैं। और जो हड्डी का आंतरिक भाग होता है, ये कहाँ गया बीच में भाई? जो हड्डी का आंतरिक भाग होता है, उसे अंदर वाले भाग को, उसे अपन क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एंडोओस्टियम। दो फैक्ट अपने को ध्यान रखने हैं। पेरिओस्टियम क्या कहलाएगा? इसे कहेंगे जो हड्डी का बाहरी भाग होगा, और एंडोओस्टियम जो हड्डी का अंदरूनी भाग होगा। उसके बाद चर्चा करेंगे अगले फैक्ट की ओर। हड्डियों के शरीर में कार्य आप सब लोग जानते हैं। हड्डियां अगर नहीं होती तो अपनी बॉडी खड़ी नहीं रहती। तो बॉडी खड़ी है ना, ढांचा खड़ा है, तो क्या करता है? ये ढांचा तैयार करता है बॉडी का। ठीक है, कोमल ऊतकों और अंगों की क्या करता है? रक्षा करता है ना भाई। हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर ही तो क्या है? अपना इंटरनल ऑर्गन है, आपका हृदय है, फेफड़े हैं, आपका जो ब्रेन है, मस्तिष्क, वो स्कल बोन के नीचे है। तो क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। मांसपेशियां जुड़ती कहाँ है भाई? हड्डियों की सतह पर जुड़ती है। बात की भी अपन ने, ऐच्छिक मांसपेशियां कहाँ जुड़ रही है? हड्डियों के ऊपर जुड़ रही है। तो मसल्स को जोड़ने के लिए क्या कर रहा है? सतह प्रदान कर रहा है। अच्छा, ये बात चलो भूल जाओ। हड्डियां जो है वो मांसपेशियों की सहायता से
शरीर को गति प्रदान करती है। ये कार्य है इसका, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हड्डियों के खोखले भाग में क्या होता है? बोन मेरो। क्या होता है भाई? बोन मेरो। और उसके अंदर अस्थि मज्जा बोल दिया इसको अपन ने हिंदी में। क्या बनता है उसमें? रक्त कोशिकाएं बनती है, ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। और ये चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शरीर में जो लंबी हड्डियां हैं वो उत्तोलक या लीवर का काम करती है। ये क्या होता है इसके बारे में जानकारी अभी अपन नहीं दे सकते क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है। ये बात गांठ बांध ले कि लीवर वो वाला लीवर नहीं है भाई। अभी बॉडी में है ना यकृत, वो तो LIVER होता है, ये LEVER है। लीवर या उत्तोलक का कार्य करती है। ये इंपॉर्टेंट चीज सवाल आ सकती है। अगली बात करते हैं, अस्थियों में क्या होते हैं? खनिज लवण होते हैं। और हड्डियों में जो प्रोटीन है, ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। जो मुख्य प्रोटीन है हड्डियों में उसका नाम है ओसीन। क्या नाम है भाई? उसका नाम है ओसीन। और कौन सा होता है फाइबर? कोलेजन फाइबर या प्रोटीन होते हैं हड्डियों में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे आप? ओसीन प्रोटीन को देंगे। अगली मैं बात करूं, अगर हड्डियों का वर्गीकरण की बात करते हैं, मानव के अंदर 206 हड्डियां होती है क्या? बिल्कुल होती है। तो उन 206 हड्डियों को जो बांटा गया है वो अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल में बांटा गया है। आप इस लोचे के अंदर मत पड़े। आप ध्यान रखें कि अक्षीय कंकाल के अंदर आपके पूरी 80 हड्डियां होती है और अनुबंधी कंकाल के अंदर आपके 126 हड्डियां होती है। अक्षीय या एक्सियल पार्ट में कौन कौन आते हैं? सिर, चेहरा, कान, गला, मेरुदंड और वक्ष स्थल आता है आपका, जिनमें कितनी हड्डियां होती है भाई? 80 होती है। सवाल पूछ सकते हैं अक्षीय कंकाल के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं? कौन कौन से आते हैं भाई? सिर को अगर अपन लिख सकते हैं खोपड़ी पूरी पूरी, चलो स्कल लिख दिया, खोपड़ी के अंदर सिर भी आ गया और चेहरा भी आ गया। क्या लिख सकता हूं मैं? कान। क्या लिख सकता हूं मैं? गला। क्या लिख सकता हूं मैं? वक्ष स्थल। और क्या लिख सकता हूं मैं? मेरुदंड। ठीक है, ये जो पार्ट है ये किस में आते हैं भाई? ये आते हैं आपके अक्षीय कंकाल के अंदर। पीछे बचा क्या? कुछ नहीं बचा, हाथ और पैर। क्या बचे? हाथ और पैर बचे, जिनमें आपकी 126 हड्डियां होती है। इन्हें अपन अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब कहते हैं। इन्हें कहते हैं जो आपके अपेंडिकुलर सिस्टम है ना, इसके अंदर जो हाथ और पैर है, इन्हें अपन अपर लिम्ब, और पैरों वाले भाग को बोल दिया अपन ने लोअर लिम्ब कह दिया। इनमें कौन कौन सी हड्डियां हैं उसकी बात अभी तुरंत कर लेते हैं अपन। चलिए, ये एक्सियल पार्ट के अंदर, चलो पेन छोड़ो, एक्सियल पार्ट के अंदर आपकी खोपड़ी, आपकी कशेरुक दंड यानी मेरुदंड की बात कर ली अपन ने, स्टर्नम की बात कर ली और पसलियों की बात अपन ने कर ली है। ये महत्वपूर्ण अंगों की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। लेना पड़ेगा पेन अपने को। चलो, क्या करते हैं भाई? महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा और सहारे का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? कितनी हड्डियां होती है? कुल 80 हड्डियां होती है। कौन कौन से भाग में कितनी हड्डियां हैं उसकी बात अपन कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं कपाल यानी खोपड़ी यानी स्कल की बात कर रहा हूं। इसकी बात कर रहा हूं भाई, स्कल की बात कर रहा हूं। स्कल के अंदर एक तो सिर आता है आपका और एक आपका चेहरा आता है। दोनों ही क्रेनियल पार्ट और फेशियल पार्ट दोनों ही किस में आते हैं? स्कल के अंदर आते हैं। और आपके सिर में कितनी हड्डियां होती है भाई? 8। चेहरे में कितनी होती है? 14। 8 + 14 कितनी हो गई? 22। पूछे, सवाल आ रखा है स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 22 हड्डियां होती है। इनके नाम ये आप याद मत करो, समय बहुत कम है, स्मार्ट वर्क करना अपने को। नाम अभी आपसे याद नहीं होने वाले हैं, इतना ध्यान रखना है। स्कल का पूछे, अंग्रेजी पढ़नी है भाई, तो हड्डियां 22। हिंदी में दे रखा है सिर और इंग्लिश में लिखा है आपको क्रेनियल पार्ट, तो क्रेनियल में हो गई 8।
चेहरे में हो गई, फेशियल पार्ट में 14 हड्डियां। आगे चलते हैं अपन। चेहरे की अपन एक हड्डी की बात करते हैं, मैंडिबल नाम है, जो नीचे वाला जबड़ा है अपना जो खुल रहा है, ये पूरे के पूरे स्कल के अंदर एकमात्र हड्डी है, एकमात्र हड्डी है जो मूवमेंट करती है, बाकी कोई भी स्कल की हड्डी मूवमेंट नहीं करती है। और ये चेहरे की सबसे क्या है भाई, मजबूत अस्थि है। और इसके बाद कोई बात याद अपने को नहीं करनी है। चलते हैं आगे। चलो, वक्ष स्थल, ये हड्डियां अपने को याद में करनी पड़ेगी भाई। सवाल यहां से पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वक्ष स्थल में कुल कितनी हड्डियां हैं भाई, 25 है, जिनमें से एक का नाम है स्टर्नम, और 12 जोड़ी यानी 24 अस्थियां कौन सी है, पसलियां। 24 और एक कितनी होती है, 25 हो गई क्या, बिल्कुल हो गई है। देखिए ये हड्डी बीच वाली जो छाती के अंदर है उसका नाम है स्टर्नम, वक्ष अस्थि बोल दिया। कितनी है, एक है। इस स्टर्नम से जुड़ती है आपकी ये पसलियां, रिब्स जुड़ती है। ये 12 इधर से आ रही है और 12 अस्थियां इधर से आ रही है, तो 12 जोड़ी हो गई क्या, 12 और 12 24 होती है ना, तो 12 जोड़ी क्या है, पसलियां है। 24 और एक क्या हो गई, 25 हो गई। इन पसलियों के अंदर जो ऊपर की 7 जोड़ी पसलियां हैं, 7 इस तरफ और 7 इस तरफ, उन्हें बोल दिया वास्तविक पसलियां, रियल रिब्स या ट्रू रिब्स बोल दिया। क्यों बोल दिया, ये अस्थियां जो है वो डायरेक्ट कहां जुड़ती है, स्टर्नम पर जुड़ती है। 3 जोड़ी पसलियों को बोल दिया अपन ने अवास्तविक या नकली पसलियां, फॉल्स रिब्स कह दिया। क्यों कह दिया, क्योंकि ये 3 जोड़ी पसलियां जो है वो डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती है, ये जुड़ती है 7वीं पसली के कार्टिलेज से। कहाँ जुड़ती है भाई, ये मान लो स्टर्नम है, ये 1 2 3 4 5 6 7 जुड़ गई, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 जुड़ गई। 7 पसलियां जुड़ती है किससे भाई, सीधी सीधी स्टर्नम, किससे जुड़ती है भाई। उसके बाद 8वीं 9वीं और 10वीं पसली जो है वो किससे नहीं जुड़ती है, स्टर्नम से नहीं जुड़ती है। किससे जुड़ती है भाई, वो आपके 7वीं पसली के कार्टिलेज से जुड़ती है। इससे 7वीं पसली के इस कार्टिलेज से जुड़ती है, इसलिए बोल दिया इसको नकली या फॉल्स रिब्स। 2 जोड़ी पसलियां जो होती है वो कहीं पर नहीं जुड़ती है, वो कहीं पर भी नहीं जुड़ेगी, उन्हें बोल दिया फॉल्स रिब्स, या क्या बोल दिया, सॉरी, फ्लोटिंग रिब्स या हवाई पसलियां बोल दिया, तैरती हुई पसलियां। क्या बोल दिया, तैरती हुई पसलियां भी अपन कह देंगे। ये बात ध्यान रखनी है भाई, सवाल पूछते हैं यहां से कि कितनी जोड़ी पसलियां जो है वो वास्तविक है, 7 जोड़ी, कितनी है वास्तविक या नकली है, 3 जोड़ी, और कितनी हवाई है, 2 जोड़ी। 7 3 10 2 12 हो गई क्या, बिल्कुल हो गई। बीच में कौन है आपकी, छाती की अस्थि, वक्ष अस्थि या स्टर्नम बोल दिया अपन ने इसको। अब बात करते हैं भाई मेरुदंड की बात करते हैं, स्पाइनल की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछते हैं यहां से भाई। आ जाओ, चलो। स्पाइनल के अंदर जो वयस्क मनुष्य है उसमें हड्डियों की संख्या होती है 26, और उन्हें अस्थियां नहीं बोल के क्या बोलते हैं, कशेरुकाएं या वर्टिब्री कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिब्री कहते हैं। तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है या मेरुदंड है, इसमें कितनी कशेरुकाएं हैं भाई, 26 होती है। बच्चों में कितनी होती है, 33। कई बार एग्जाम में अंदर बच्चों का सवाल पूछ लेता है कि बच्चों में 33 होती है। उसके बाद विकास के क्रम के अंदर ये जुड़ जाएगी और जो है वो 26 अस्थियां या कशेरुकाएं रह जाएगी। इनके 5 भाग है भाई। पहले भाग का नाम है सर्वाइकल वर्टिब्री, जो अपन क्या बोलते हैं, गर्दन क्षेत्र बोलते हैं, ग्रीवा क्षेत्र कहते हैं, और इसमें होती है कुल 7 वर्टिब्री। कितनी होती है, ये लो बना देता हूं मैं, हल्का सा चित्र बना देता हूं। ये बना दी मैंने, क्या बना दी मैंने भाई, ये बना दी मेरुदंड, ठीक है। तो इसका ऊपर वाला भाग है जो ये गर्दन वाला भाग है ना, ये इसे बोल दिया सर्वाइकल, ठीक है। और इसमें होती है भी 7 कशेरुकाएं, ऐसे ऐसे होती है, 1 2 3 4 5, समझे, कितनी होगी, 7 होगी।
इसके जो नीचे वाला भाग है उसे बोलते हैं थोरेसिक भाग। क्या बोलते हैं? ये रहा थोरेसिक भाग। क्या बोलेंगे? थोरेसिक। जो ये वाला पोर्शन है वक्ष स्थल के पीछे वाला, उसे बोलते हैं थोरेसिक। इसमें होती है भाई कितनी अस्थियां? कुल 12 कशेरुकाएं होती है। अच्छा, सवाल यहां से पूछते हैं, सर्वाइकल जो पन्ने पढ़ा, सर्वाइकल, सर्वाइकल की पहली और दूसरी कशेरुका का नाम पूछते हैं। तो फर्स्ट वर्टिब्री का नाम तो है भाई आपके एटलस, और जस्ट उसके नीचे सेकंड वर्टिब्री का नाम है एक्सिस। क्या नाम है? बात की अपन ने, पहला भाग सर्वाइकल कहलाया। सर्वाइकल की सबसे टॉप जो हड्डी है उसे बोल दिया अपन ने एटलस, जस्ट उसके नीचे जो है उसे बोल दिया अपन ने एक्सिस। क्यों बोलते हैं, इनका नाम ही क्यों लिखा है, अपन इसकी बात आगे करेंगे। सर्वाइकल में 7, थोरेसिक में कितनी हो गई भाई? 12 हो गई है। अब बात करते हैं नंबर 3 भाग, लंबर पार्ट। ये लो, ये नंबर 3 भाग हो गया। ये भाग हो गया कमर क्षेत्र वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया भाई, ठीक है। इसके अंदर अस्थियां या कशेरुकाएं हैं अपनी 5। कितनी है? 5 है। उसके बाद नंबर 4 पार्ट की बात करें, सैक्रल पार्ट, से मैंने त्रिक क्षेत्र बोल दिया। ये लो सैक्रल पार्ट, इसमें भाई कशेरुका है 1। और सबसे लास्ट पार्ट की बात करें, कोक्सी भाग, या इसे कोक्याक्ष बोल देते हैं, इसे अपन पुच्छ क्षेत्र बोलते हैं। इसमें हड्डी होती है आपके 1। कितनी हो गई? 7, 12, 5, 1, 1। ये पूरी 26 हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो अपन ने सैक्रल पार्ट पढ़ा है, यहां पर जो बच्चों में अस्थियां होती है वो कितनी होती है भाई? 5 होती है। कितनी होती है? ये लो साफ कर दिया। वयस्क मनुष्य में तो 1 होती है, लेकिन बच्चों में कितनी होगी भाई? 5 होगी। अच्छा, जो अपन लास्ट कोक्सी भाग पढ़ा है ना, वयस्क मनुष्य में तो 1 रहती है, और बच्चों में कितनी होती है भाई? 4 होती है। तो ये हो जाएगी पूरी 33 बच्चों के अंदर। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पूछे कि सैक्रम अस्थियां बनी होती है 4 अस्थियों से, 6 अस्थियों से, 3 अस्थियों से, या 5 अस्थियों से। आप घूमोगे गोल गोल, किसके गोल गोल? 1 के। क्या है भाई? 5 अस्थियों से बनती है 1 अस्थि, ठीक है। और कोक्सी बोन को क्या बोलते हैं? टेल बोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? कोई जमाने में अपने टेल थी ना, यहाँ पर कुछ थी, तो सबसे नीचे होती है इस वाले पार्ट में, तो इसे क्या बोलते हैं? टेल बोन कहते हैं। अगली, कान के अंदर अस्थियां होती है भाई 6। कितनी होती है? 6 अस्थियां होती है। एक कान में 3 होती है भाई, एक में 6 को नहीं हुए। एक कान में कितनी होती है? 3 अस्थियां होती है। 3 और 3 कितनी हो गई? 6। इंपॉर्टेंट एक ही है, स्टेपिज अस्थि, स्टरप बोल देते हैं कई बार इसको। और ये बॉडी की सबसे छोटी अस्थि है, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। क्या नाम है? स्टेपिज, इसका नाम लिखते हैं स्टेप्स, लिखते हैं कई बार स्टेप्स लिखते हैं। कहाँ है? कान के अंदर, सबसे अंदरूनी वाले हिस्से के अंदर है। सबसे बाहर तो मेलियस, उसके बाद इनकस, और सबसे लास्ट में स्टेपिज। एक ही याद रखो, स्टेपिज हड्डी कहाँ पर है भाई? कान के अंदर है। कहाँ है? कान में। सबसे क्या है? छोटी अस्थि है। अब गले की, अब गले की अस्थियां भाई देखो, गले की अस्थियों में एक ही बोन है, हायोड बोन। क्या नाम से है? हायोड बोन। ये हायोड नाम है, हाइड नहीं होती है, गले के अंदर है। और ये बॉडी की एकमात्र फ्री बोन है, स्वतंत्र अस्थि है। क्यों? क्योंकि ये और कहीं पर भी जुड़ती नहीं है। क्या नहीं होती भाई? जुड़ती नहीं है। हड्डियों वाला भाग अपन पूरा कर लेते हैं, क्योंकि टाइम मेरे हिसाब से 1 घंटा हो गया है, सर कह रहे हैं। तो हड्डियों वाला पार्ट अपन 5 मिनट का रहा है, पूरा कर लेते हैं। अपना अक्षीय कंकाल पूरा हो गया भाई। अपन स्कल बोन्स की बात कर ली, गले वाले की बात कर ली, कान की बात कर ली, वक्ष स्थल की बात कर ली, और मेरुदंड की बात कर ली है। पूरी 80 हड्डियों की बात कर ली है। कौन कौन सी आपको याद रखनी है, मैंने उसके बारे में चर्चा भी कर चुका हूं। अब बात करते हैं 126 अस्थियों के बारे में। 126 अस्थियों के बारे में बात कर लूं क्या? बिल्कुल कर लेंगे भाई।
126 अस्थियों को अपन ने दो पार्ट के अंदर बांट दिया। अपर लिम्ब मतलब आपके जो हाथों वाले पार्ट है, हाथ है, और दूसरा बांट दिया अपन लोअर लिम्ब। पहले अपन अपर लिम्ब की बात कर लेता हूं, और इसके अंदर तो मैंने जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा टेढ़ा कर रखा है पीटीए कोर्स के हिसाब से। मेरे हिसाब से आपको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो फिर भी बात कर लेते हैं अपन। अपर लिम्ब के अंदर पेक्टोरल गर्डल होती है, पेक्टोरल गर्डल, इसे अपन शोल्डर गर्डल बोलते हैं कई बार, ठीक है, जिसके अंदर आपकी 4 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती है? 4 अस्थियां। कौन कौन सी? 2 अस्थियां पीछे की ओर है, एक ये वाली और एक ये वाली, इन्हें बोलते हैं स्केपुला। क्या बोलते हैं? स्केपुला अस्थि कहते हैं। जो आपकी पीठ बना रही है ना, एक ये और एक ये वाली, ठीक, सबके है, मेरे एक के नहीं है भाई, ठीक है। और 2 अस्थियां जो होती है वो आपकी बनाती है कॉलर बोन, हंसली बोलते हैं अपन, ये वाली जो आपकी हंसली है क्लेविकल बोल बोलते हैं। क्या नाम है टेक्निकल इसका? क्लेविकल है। तो 2 क्लेविकल और 2 आपकी हो गई स्केपुला, ये 4 अस्थियां मिलकर के आपका पेक्टोरल गर्डल बनाती है। इसे शोल्डर गर्डल भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अपर लिम्ब के अंदर कुल हड्डियां होती है भाई 64। कितनी होती है? 64। इसके अंदर से 4 तो अपन ने पढ़ ली भाई, जो क्या बना रही है? पेक्टोरल गर्डल बना रही है। अब देखो, ये स्केपुला आ गई, ये क्लेविकल आ गई, इसे कॉलर बोन बोल दिया अपन ने। स्केपुला के ऊपरी छोर से जुड़ी होती है और गर्दन के क्षेत्र में स्थित स्टर्नम से जुड़ी होती है। ये जो क्लेविकल है भाई, ये यहाँ जुड़ रही है स्टर्नम से, जो छाती की हड्डी थी, और यहाँ जुड़ रही पीछे स्केपुला से, ठीक है। उसके बाद अपन ने ऊपरी भुजा की बात कर ली, अपन ने 60 हड्डियां पढ़ चुके हैं भाई, सॉरी 4 की बात अपन ने कर ली है 64 में से। 64 में से 4 हो गई है ना, तो कितनी बची है? 60 बची है क्या? 60 बची है क्या? बात कर लेता हूं। सबसे पहली हड्डी है ह्यूमरस। ये हड्डी आपके कंधे से लेकर के कोहनी तक का नाम क्या है? ह्यूमरस हड्डी है। एग्जामिनर सवाल इसी तरह पूछता है, बताइए स्केपुला अस्थि स्थित है लोअर लिम्ब में, पेट में, पसलियों में या पीठ में? कहाँ है स्केपुला? पीठ में है। तो हड्डी का नाम और वो हड्डी बॉडी में कहाँ पर है, ये ध्यान होना चाहिए। वैसे ही जो ह्यूमरस बोन है ये कहाँ है? ऊपरी भुजा में नहीं है क्या? बिल्कुल है। ये लो ह्यूमरस भुजदंडास्थित बोलते हैं हिंदी के अंदर, आप तो नाम ये याद रखें। कहाँ से है? कंधे से लेकर के कोहनी तक नहीं है क्या भाई? बिल्कुल, ये वाली हड्डी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका नाम ह्यूमरस है। उसके बाद दोनों को जोड़े में याद रखना, रेडियस अल्ना। क्या नाम है? रेडियस अल्ना। ये आपकी निम्न भुजा में, कोहनी के ऊपर तो ऊपरी भुजा, कोहनी के नीचे निम्न भुजा आती है। ये कोहनी से लेकर के कलाई तक की जो 2 हड्डियां हैं भाई आपके, एक इस तरफ और एक इस तरफ, उन्हें बोल दिया रेडियस अल्ना। इधर वाली तो है रेडियस जो अंगूठे की ओर है, इधर वाली है आपके अल्ना, ठीक है। तो 2 हाथ है ना अपने, 2 रेडियस और 2 अल्ना। कहाँ से कहाँ तक? कोहनी से लेकर के कलाई तक है। ये वाली हड्डी हो गई ह्यूमरस, ये हो गई रेडियस अल्ना। कलाई के अंदर कार्पल बोन्स, कौन सी बोन्स बात करेंगे? ये लीजिए, जितनी बात बता रहा हूं उतनी याद रखना कि ये बात लिखी है मैंने, छोटी वाली अंगुली की तरफ जो होती है अल्ना होती है, और अंगूठे की ओर आपकी रेडियस होती है, और अल्ना जो होती है ये हाथ की सबसे लंबी अस्थि है। ये पूरा हाथ दिख रहा है आपको, सबसे लॉन्ग कौन सी है? अल्ना है। रेडियस और ह्यूमरस से भी लंबी है, ठीक है। अगली बात करता हूं मैं, कलाई। कलाई के अंदर कौन सी बोन्स है? कार्पल बोन है। कौन सी है भाई? कलाई के अंदर कार्पल बोन है। ये लेते हैं बात, कार्पल क्या? कलाई के कार्पल बोन कितनी? एक कलाई में 8, दोनों में कितनी हो गई? 16 नहीं हो गई क्या? बिल्कुल हो गई। और कलाई से आगे जो आपका ये हाथ वाला पंजा है, इसमें हड्डियां हैं 1 2 3 4 5, 5 और 5 10। क्या बोल दिया? मेटाकार्पल। कलाई को बोल दिया कार्पल और हाथ के पंजे को बोल दिया मेटाकार्पल। कितनी हो गई? 10 हो गई क्या?
और उसके बाद तो आती है आपकी अंगुलियां, जिन्हें बोलते हैं फ्लेंजेस। और फ्लेंजेस जो है वो कितनी है? 14 और 14 28 फ्लेंजेस है भाई। एक हाथ में कितनी है? 14 फ्लेंजेस है। नाम याद रखने हैं। पीछे वाली स्केपुला, ये क्लेविकल, ये ह्यूमरस, ये रेडियस अल्ना, कलाई के अंदर जो छोटी हड्डियां हैं बोती, उन्हें बोलते हैं कार्पल। ये हो गई मेटाकार्पल, ये हो गई फ्लेंजेस। ठीक है, ये कुल मिलाकर के आपकी 64 कितनी हो गई? 64 हड्डियां हो गई है ऊपरी लिम्ब में, अपर लिम्ब के अंदर हो गई भाई। अब बात करता हूं लोअर लिम्ब के अंदर, इसकी बात करूंगा। लोअर लिम्ब में मैंने कहा था हड्डी का नाम देके पूछेगा आपसे कि बताओ हड्डी कहां पर है। यह हड्डी का उपनाम है तो पूछेगा। यह पूछ सकता है कि बताइए कि छोटी हड्डी कौन सी है, लंबी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। तो ये कुछ फैक्ट है जो हड्डियों में याद रखने हैं। हड्डियों के अंदर मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस होता है, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है। ये बात ध्यान रखनी है अपने को। अब बात करते हैं लोअर लिम्ब की, बात करते हैं भाई। लास्ट अपना पार्ट है हड्डियों के अंदर। लोअर लिम्ब को अपन ने बोल दिया पेल्विक गर्डल के अंदर। जिसे अपन ने अपर लिम्ब के अंदर बात की थी ना, पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर गर्डल की बात। तो यहाँ पर कौन सी गर्डल होती है? यहाँ पर श्रोणी मेखला बोल देते हैं या पेल्विक गर्डल कहते हैं। ये वाला जो कूल्हे वाला पार्ट होता है इसे अपन बोलते हैं पेल्विक गर्डल। और इसमें भाई 2 हड्डियां होती है। अच्छा, लोअर लिम्ब के अंदर पूरी 62 हड्डियां होती है भाई, 62 होती है। अपर लिम्ब में 64 थी या 62 है, 2 हड्डियां कम है। अच्छा, पेल्विक गर्डल में कितनी है भाई? 2 हड्डियां। क्या नाम से है? उसका नाम है इनोमिनेट बोन। ये अपन इसको बोल सकते हैं कूल्हे की अस्थि। क्या बोल सकते हैं? कूल्हे की अस्थि। संख्या में 2 है। नाम क्या उसका? इनोमिनेट बोन नाम है। और इनोमिनेट हड्डी जो होती है कूल्हे की अस्थि हो गई। ठीक है, और ये हड्डी जो है वो 3 भाग में डिवाइड है। क्या है? 3 भाग में डिवाइड है। अपर पार्ट इलियम, मिड पार्ट स्चियम, और सबसे लोअर पार्ट प्यूबिस कहलाता है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इनोमिनेट हड्डी एक इस तरफ, एक इस तरफ, कितनी हो गई? 2 हो गई। अच्छा, एक इनोमिनेट अस्थि के अंदर 3 भाग है। अपर भाग को बोलते हैं अपन इलियम, मिड भाग को बोल दिया अपन ने स्चियम, और सबसे एंड वाले पार्ट को बोल दिया अपन ने प्यूबिक भाग बोल दिया, प्यूबिस भाग कह दिया। तो ये तो 3 हड्डियां नहीं है भाई, ये और ये हड्डियां नहीं है 3। ये इनोमिनेट अस्थि के ही 3 भाग हैं। और इनोमिनेट अस्थि कितनी है? 2 है। इसे अपन ने क्या बोल दिया? पेल्विक गर्डल की बोन कह दिया। उसके बाद बात करते हैं, ये लीजिए, उसके बाद हड्डियां कितनी बच गई? 2 तो बात कर ली अपन ने 62 में से। पीछे कितने बच गई भाई? 60 बची है क्या मेरी गिनती के अंदर? तो आप हो सकता है ज्यादा कर सकते हो भाई। 60 के अंदर 2 हड्डियां होती है फीमर बोन, जो आपकी जांग होती है थाई, थाई बोन को बोल दिया अपन ने टेक्निकली नाम फीमर होता है। सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि सबसे लंबी और लिखा मिलता है सबसे मजबूत। ये तो मान लो विवाद का विषय है, फिर भी सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो है बॉडी की वो कौन सी है? फीमर है। सबसे शॉर्टेस्ट बोन, छोटी अस्थि का नाम अपन लिखा था पहले, उसका नाम था स्टेपिज। कहाँ थी वो? कान के अंदर थी। वो बात भी इंपॉर्टेंट थी भाई। अच्छा, अपने कूल्हे से लेकर के घुटने तक होती है फीमर। सबसे क्या है भाई? लंबी अस्थि है। घुटने के ऊपर जो कैप है, इसे क्या बोलते हो? नी कैप बोलते हो क्या? उसका नाम है पटेला। क्या नाम है? पटेला है। जो कैप शेप में है ना भाई, कितनी होती है? 2 घुटने सबके, किसी के 1 भी है तो 2 पटेला हो गई। अच्छा, घुटने से लेकर के टखने तक की अस्थियां, जैसे अपन ने हाथ में थी ना, कोहनी से लेकर कलाई तक की अस्थियां, कोहनी से कलाई तक की थी, वैसे ही घुटने से लेकर के टखने तक की अस्थियों को बोल दिया टीबिया फिबुला। दोनों को जोड़े में ही याद रखना, अलग मत करना भाई, नहीं तो नाराज हो जाएगी। टीबिया और फिबुला
टीबिया जो है वो आगे की ओर होती है, बड़ी हड्डी है, मोटी हड्डी है। फिबुला जस्ट थोड़ी सी बाहर और इसके पीछे की ओर होती है। टीबिया के जस्ट पीछे और बाहर की ओर होती है कौन सी हड्डी? फिबुला हड्डी। टीबिया को क्या बोलते हैं? शिन बोन कहते हैं। कितनी हुए? 2 पैर 2 टीबिया। फिबुला कितनी होती है भाई? 2 होती है। क्या बोलते हैं इसे? काफ बोन कहते हैं, क्योंकि आदमी की जो काफ होती है, पिंडली होती है, पिंडली वो पीछे की ओर ही होती है, और पीछे की ओर हड्डी कौन सी है? फिबुला हड्डी है। ठीक है, टीबिया को बोल दिया शिन बोन, फिबुला को काफ बोन। ये बात तो भले याद ना रखो तो भी चला लेंगे अपन प्री टेस्ट के अंदर, तो प्री एंट्रेंस टेस्ट में चला लेंगे अपन ये बात। ठीक है, नाम याद होना चाहिए। टीबिया और फिबुला घुटने से टखने तक की, इसमें आ गई, निचले पैर में आ गई ना, ऊपर के पैर में तो फीमर, निचले पैर में टीबिया और फिबुला। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो बात ये करूंगा भाई, टखने की अस्थियां टारसल, जैसे थी ना कलाई की हड्डियां कार्पल, वैसे ही टखने वाली 7 दूनी 14 अस्थियां होती है। क्या नाम से? टारसल। टखना टारसल। और जो पैर का पंजा है उसे बोल दिया मेटाटारसल। 5 दूनी 10, 10 ही हाथ के पंजे में थी और 10 ही पैर के पंजे में होती है। और फ्लंजेज, अंगुली अस्थियां कितनी? 28 ही हाथ की अंगुलियों में थी और 28 ही पैर की अंगुलियों में है। अब 1 मिनट का समय और लेंगे आपका, याद करने का ट्रिक मालूम चल गया ना। हाथ वाली कलाई के कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लंजेज, टखना, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लंजेज। अस्थियों के प्रकार। अच्छा, अस्थियों को उनकी संरचना के आधार पर कितने प्रकार में बांट दिया अपन ने? 5 प्रकार के अंदर बांट दिया है। कितने भाग में भाई? 5 भाग में डिवाइड कर दिया है। और ये 5 भाग कौन कौन से है इसकी चर्चा अपन यहाँ कर लेते हैं। ये लीजिए, पूरे पूरे 5 अपन यहाँ देख लेंगे। ये लीजिए, आइए। अच्छा, लंबी अस्थियां, छोटी अस्थियां, इसके आधार पर, संरचना आधार पर, लंबी, छोटी, चपटी, बेडोल और तिलाकार अस्थियां। अच्छा, अपन ने पढ़ी है ना, लंबी अस्थियां कहाँ कहाँ है भाई? ये लंबी, ये लंबी, जांग वाली लंबी और घुटने से लेकर टखने तक की लंबी। ह्यूमरस लिखेंगे नाम, कोहनी से सॉरी कंधे से कोहनी तक की। रेडियस अल्ना एक साथ, कहाँ से? कोहनी से कलाई तक। फीमर जांग में है और टीबिया फिबुला जो है वो आपके घुटने से लेकर के टखने तक की अस्थियां है भाई। उसके बाद छोटी शॉर्ट बोन्स, लॉन्ग बोन्स की बात कर ली, अब बात करेंगे शॉर्ट। मैंने कहा था कि कलाई में बहुत छोटी अस्थियां हैं, तो पर्टिकुलर पार्ट की बात करेंगे। कलाई यानी कार्पल बोन्स, टखना यानी टार्सल बोन। कार्पल और टार्सल जो है वो छोटी अस्थियों का एग्जाम्पल है। हालांकि अपन ने जो छोटी अस्थि पड़ी थी, बॉडी की सबसे छोटी बोन, शॉर्टेस्ट बोन, उसका नाम लिखा था स्टेपिज। कहाँ थी वो? कान में थी, लेकिन उसको इस वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है भाई। चपटी अस्थियां या फ्लैट बोन्स, क्या बोलेंगे? फ्लैट बोन्स। चपटी अस्थियां वहां होती है बॉडी में जहां बॉडी में जैविक अंगों को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। कहाँ आवश्यकता होती है भाई? ब्रेन, मस्तिष्क बहुत वाइटल ऑर्गन है अपना, क्या चाहिए इसको? चाहिए सुरक्षा। तो बात कर ली सिर की अस्थियां, क्रेनियल बोन्स, स्कल बोन्स। अच्छा, पसलियां और स्केपुला, क्या पसलियां जो है वो रिब गेज बनाती है क्या? और इस रिब गेज के अंदर ही आपका हृदय और आपके दोनों लंग्स मौजूद है भाई। हृदय और फेफड़ों के बिना जीवन संभव नहीं है, दोनों ही वाइटल ऑर्गन है। तो ये अस्थियां जो है वो आपके जैविक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। अच्छा, स्केपुला भी तो क्या कर रही है? पीछे की ओर से क्या कर रही है? आपको प्रोटेक्ट कर रही है। एक इधर है, एक इस तरफ है, दोनों ही क्या बना रही है? आपका सुरक्षा कवच बना रही है। तो सिर की अस्थियां, पसलियां और स्केपुला जो है वो आपके चपटी अस्थियों में फ्लैट बोन के अंदर आती है। पेडोल क्या नहीं है इनका?
कोई डोल नहीं है। डोल समझते हैं ना अपन, यानी इनकी कोई आकृति आकार नहीं है भाई। इन्हें इर्रेगुलर बोन कहते हैं। इर्रेगुलर बोन, हा, चेहरे की अस्थियां। चेहरा मासूम है। चेहरा तो क्या होता है, डोल का होता है क्या अपना। चेहरा किसी का सुंदर होता है, किसी का नहीं होता है, लेकिन चेहरे की अस्थियां, घमंड मत करना कोई भी, क्या होती है, बेडोल होती है, कोई इनका आकार नहीं होता। मेरुदंड की कसे रुकाएं, जो आपकी स्पाइनल है, स्पाइनल की जो वर्टिब्रीज है, किसमें आती है, बेडोल में आती है। कुले की अस्थि, इनोमिनेट बोन, इसमें आ रही है भाई, बेडोल के अंदर आ रही है भी, ठीक है। तो फेशियल बोन, स्पाइनल वर्टिब्रीज और आपकी जो पेल्विक बोन है, तीनों ही किसमें आती है, तीनों ही बेडोल के अंदर आती है। अगला तिलाकार, तिल के आकार की अस्थि से बोलते हैं सिस्मोइड बोन। क्या बोलते हैं, सिस्मोइड बोन कहते हैं। और वो कौन सी अस्थि है, पटेला। तिल होता है ना, तिल खाने वाला तिल होता है, तो तिल के आकार की अस्थि कौन सी है, पटेला है। और एक कलाई की पिसिफॉर्म अस्थि है। कलाई की अस्थि को बोल दिया अपन ने कार्पल। क्या कह दिया, कार्पल। कितनी थी, 8 दूनी 16 नहीं थी क्या। तो उन 8 हड्डियों में एक का नाम क्या है, पिसिफॉर्म अस्थि है। ये अस्थि भी तिलाकार होती है। कैसी होती है, सिस्मोइड शेप की होती है। तो मेरे हिसाब से आपको अस्थियों का जो है वो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट है संधि या जोड़, जो अपन करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मैं प्रयास करूंगा एनाटॉमी को आपके 3 वीडियो के अंदर पूरा कर दूं, जो मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर कम से कम 20 से 25 क्लास लेता हूं, क्योंकि वहाँ सिलेबस तो लेंथी है और वहाँ मैं पीपीटी या पीडीएफ के माध्यम से नहीं पढ़ाता हूँ। जितना पढ़ाया है उतना पढ़ लेना, आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसमें अपन शुरुआत करेंगे जॉइंट से। पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका नाम है फिजिकल कल्चर बाय रमेश सर। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं, जिससे उन्हें लाभ मिल सकता है। धन्यवाद।